नमस्कार दोस्तों, ACC प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों कल की वीडियो में हम लोगों ने सीटेट अपर लेवल प्राइमरी का जो CDP का सेक्शन था उसके प्रश्नों को हमने देखा और उसके प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। हम लोग की जो क्लास चल रही है, हम लोग इसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र या आप कह सकते हैं कि CDP के सभी टॉपिक्स को हमने कवर किया। उसके बाद अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ईयर वाइज जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे अपर लेवल के चाहे लोअर लेवल के, सभी क्वेश्चन को हम देख रहे हैं और एक एक क्वेश्चन अपनी समझ बना रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग अगले टॉपिक चर्चा करते हैं, जो कि आज का हमारा पेपर है। ये आपका प्रश्न पत्र है सीटेट, जो एग्ज़ाम हुआ था 2012 में नवंबर में। जैसा कि आपको पता होगा, सीटेट एग्ज़ाम एक साल में 2 बार 3 बार भी हो सकता है। तो जब 2012 के समय था, उस समय जनवरी में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद नवंबर में भी हुआ था। तो जनवरी के हमने दोनों पेपर को सॉल्व कर लिया है, फर्स्ट सेकंड CDP सेक्शन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सीटेट 2012 नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, पेपर 1 यानी कि प्राइमरी लेवल का। देखिए, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, CDP के क्वेश्चन एक जैसे रहते हैं, इसलिए आपको दोनों प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी समझ मजबूत बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम समझते हैं और उनको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो पहला क्वेश्चन है क्या लिख रहा है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा। लिख रहा है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब बड़े बड़े आए तो सबसे पहले आपको टारगेट करना है बड़ा वाला ऑप्शन। आपसे कह रहा है कि जो बच्चे त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं, उसके संबंध में कौन सही है। देखिए, पहला, यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है, जो कि सही है। देखिए, अगर बच्चे त्रुटि कर रहे हैं और शिक्षक उसको दूर नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि शिक्षक की टेक्निक गड़बड़ है। यही कथन सत्य है। बाकी हम बाकी को भी चेक कर लेते हैं, हालांकि हमारा उत्तर यही है। एक शिक्षक प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान देना है भाई, बच्चों की गलतियों पर ध्यान देना है। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा। समय चाहे जितना लगे, आपको ध्यान देना होगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटि को सुधार नहीं, गलत बात। बच्चे अगर गलती करते हैं तो अपने सुधार नहीं पाते, उसको सुधारने के लिए टीचर को जरूर हेल्प करनी पड़ेगी। तो त्रुटियों के संबंध में ये पहला नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कह रहा है कि अगर शिक्षक सभी गलतियों को सुधारने में अयोग्य है तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है। तो इस हिसाब से आपका पहला आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए, हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। मतलब बच्चे को हम नर्सरी में एडमिशन कराना चाहते हैं या ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले या सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, उसको समझिएगा। मेरा विद्यालय होगा, मेरा परिवार होगा, मेरा प्रिय मित्र होगा या मेरा पड़ोस होगा। तो देखिए, बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि बच्चे के पढ़ाई लिखाई की शुरुआत के लीजिए या उसके सामाजिकरण की शुरुआत कहाँ से होती है, परिवार से। तो इसमें जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा के नर्सरी की शुरुआत आप कह लीजिए या पठन पाठन की प्रक्रिया की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है, परिवार से होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को, मतलब एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बने, इसके लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए। पहला, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि भाई भेदभाव मत कीजिए, सबके लिए एक समान लक्ष्य रखिए। समूह गतिविधि के दौरान समाज मिति के आधार पर नहीं, समाज मिति मतलब ST SC OBC जनरल देख के ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, सबको एक साथ लेके चलना है। सकारात्मक अंत वाली कहानी सुननी चाहिए, नहीं, गलत बात है। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन, ये भी नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन है कि एक आप पॉजिटिव अगर इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है, आप भेदभाव मत करिए और सभी के लिए एक समान टारगेट या सभी के लिए एक समान पढ़ाई का लक्ष्य रखिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, सब लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो अच्छे से कर लेंगे। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, एक बच्चा जो ग्रसित है वह 100 को वाज न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता या नहीं कर सकता। तो यह किस प्रकार की बीमारी है या कैसा। जरा ध्यान दीजिए, वो SAW को वाज पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, मतलब उसको पढ़ने में दिक्कत है। ये कल भी प्रश्न में आया था, आज भी आया है। कल मैंने आपको बताया था कि आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आज हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। देखिए, जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होगा, पढ़न लेखन में कमज़ोर होगा, उसको कहते हैं हम लोग डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मैंने आपको बताया था,
लेस मतलब कम। तो जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होगा, देखिए सामान्यतः हम लोग बच्चों को क्या कहते हैं, तुम पढ़ने में कमज़ोर हो। कोई टीचर ये नहीं कहता तुम लिखने में कमज़ोर हो, हालांकि लिखने पढ़ने दोनों में कमज़ोर रहता है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ने में कमज़ोर हो। तो जब पढ़ाई में कमज़ोर रहेगा उसको कहेंगे डिसलेक्सिया लेस, ठीक है, डिसलेक्सिया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। मतलब इसमें से कौन सी ऐसी विशेषता है, कौन सी ऐसी आप कह सकते हैं कि स्पेशलिटी है जो समस्या समाधान का विशेष चिन्ह है या समस्या समाधान के लिए इंगित करती है। पहला, समस्या मौलिक होती है। सही उत्तर प्राप्त करने का समानता एक उपागम होता है। समस्या केवल तो होगा नहीं। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए कोई भी समस्या जब आती है उसमें वो दिया रहता है। जैसे अगर बच्चे से कह दें कि बताओ 10 रुपये का सामान तुम बाज़ार लेके गए और 8 रुपये का सामान लिए, कितना रुपये बचा, तो उसमें हमने खुद पूछा है कि कितना बचा। या हमने कह दिया कि ये बताओ आम का पेड़ कौन बना लेगा। तो जो समस्या उनके सामने हम रख रहे हैं उसमें एक संकेत या आप कह सकते हैं एक निर्देश ऑटोमेटिक सन्निहित रहता है। जब मैंने आपको समस्या के विषय में बताया था, समस्या समाधान विधि के विषय में, तब मैंने आपको बताया था कि इस विधि में संकेत या कह लीजिए आपको डायरेक्शन की बात कही जाती है। तो समस्या समाधान के रूप में या समस्या समाधान का सबसे इम्पोर्टेंट जो सिंबल है वो यही है कि उसमें संकेत अंतर्निहित रहता है, ठीक है, ताकि बच्चे उस चीज़ को कार्य को करें या उस कार्य को करने के लिए उत्साहित हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। अब बताइए प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं। पहला, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों पर आत्मनिर्भर होते हैं। देखिए पहली बात, ऐसा नहीं है कि शिक्षकों स्वतंत्र रहेंगे, शिक्षक उनको जो कार्य देंगे वो करेंगे, तो शिक्षक पर डिपेंड रहते हैं। मानते हैं पढ़ने में अच्छे होते हैं बट डिपेंड रहते हैं। दूसरा ये है कि स्वभाव में अंतर्मुखी नहीं, ये बहिर्मुखी अंतर्मुखी सब होते हैं। दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे आपको सामने, सर हमको ये नहीं आ रहा, हमको बताइए। लास्ट ऑप्शन है अपने निर्णयों में, हाँ वो वेरी कॉन्फिडेंट होते हैं। जैसे आपसे कुछ भी कहेंगे या कुछ भी पूछेंगे तो उनको पूरा भरोसा रहता है कि हम ये पूछ रहे हैं सर से, मेरा ये गलती नहीं है, और वो बताएंगे। देखिए जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होगा वो अनकॉन्फिडेंट होगा, वो आपसे पूछने में डरेगा। लेकिन जो बच्चा ब्रिलियंट होगा या पढ़ने लिखने में अच्छा होगा वो डरेगा नहीं, वो आपसे लगातार सवाल पूछेगा, अपने कार्य को करेगा। तो अपने निर्णयों में वो आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है, मतलब उनको कोई बात कहने में दिक्कत नहीं होगी, आराम से बातों को अपनी वो रख पाएंगे। चलिए देखिए 7 नंबर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे, देखिए चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर आप कोई चिंतन है, चिंतन की जो प्रक्रियाएं हैं वो इसमें 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको क्रम से लगाना है कि कौन पहले आता है कौन नहीं। देखिए जैसे कोई विचारधारा है या कोई समस्या आपके पास आई, समस्या समाधान के लिए हम जो विचार करते हैं वही चिंतन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जरा देखिएगा, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, क्या आप काम करने लगेंगे, प्रतिक्रिया का चयन करेंगे या श्रेणीकरण करेंगे। देखिए चयन तो करेंगे हम, लेकिन उसके पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्व प्रक्रमण। पूर्व प्रक्रमण मतलब ये है कि क्या ऐसी समस्या मेरे पास आई थी, अगर आई थी तो हमने कैसे किया था। तो पहले हम समस्याओं का मतलब कि पूर्व ज्ञान को खंगालेंगे और उसमें से ढूंढ के निकालेंगे। तो पहला हमारा हो गया पूर्व प्रक्रमण, दूसरा हो गया चयन, इसके बाद हम चयन करेंगे। चयन करने के पश्चात हम फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, नहीं सॉरी देखिए एक ऑप्शन छूट गया। देखिए पहले हम पूर्व ज्ञान में जाएंगे, पूर्व ज्ञान के बाद हम क्या करेंगे, उसका श्रेणीकरण करेंगे, ठीक है। श्रेणीकरण मतलब कि कौन समस्या किस टाइप की थी, हमने कैसे सॉल्व किया था। उसके बाद हम चयन करेंगे और लास्ट में हम कार्य करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला आपका घ नंबर है, फिर ख नंबर, ग नंबर है, फिर ख नंबर, फिर क नंबर, यानी कि आपका लास्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें समस्या के विषय में सोचना है, तो पूर्व ज्ञान हो गया। फिर श्रेणीकरण करना है, मतलब किस किस टाइप की समस्या समाधान हम जानते हैं, और उसके बाद हम जान जाएंगे कि इतनी समस्या को हमने ऐसे ऐसे सॉल्व किया था। फिर जो बेस्ट तरीका है उसका चयन करेंगे और लास्ट में उसको लगा देंगे, यानी कि क्रियान्वयन कर देंगे। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक क्वेश्चन आएगा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, जैसे अगर सीखने संबंधी मतलब लर्निंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैसी होती है। देखिए औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं, लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिकतर ना, निगेटिव वर्ड तो आपको जाना ही नहीं है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्र में कोई ज़रूरत नहीं है। क्या गांव वाले अच्छे नहीं होते। अगला,
उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। हाँ, ये हो सकता है। देखिए, जैसे जो जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत लो है या कह लीजिए कि पठन पाठन से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो सामान्यतः उन बच्चों में सीखने की जो योग्यताएं होती हैं थोड़ी कम होती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास बुद्धि नहीं है, सब कुछ होता है, बट वो उस इन्वायरमेंट से गुजरे नहीं होते, इसलिए उनको उनकी जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है वो हम उम्र के बच्चों से थोड़ी सी पीछे हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं हैं वो इन चारों ऑप्शन में लास्ट वाला जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, उन बच्चों में जो विशेषता पैतृक अभिभावक इस प्रकार के समस्याओं से जिनके ग्रसित होते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका हैं राधिका से एक प्रश्न पूछती हैं। राधिका से उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से प्रश्न पूछती हैं। जब उन्हें महसूस होता है मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्नों को बदलती हैं। मोनिका यहाँ प्रवृत्ति यहाँ प्रदर्शित करती है कि वह, देखिए मोनिका कोई टीचर हैं, उन्होंने राधिका से क्वेश्चन पूछा, वो नहीं बता पाई, तो उन्होंने तुरंत मोहन से क्वेश्चन पूछ लिया। अब मोहन बताने में दिक्कत हो रहा है उसको, तो वो अपने शब्दों को बदल रही हैं। इसका क्या मतलब है, ज़रा ध्यान समझिएगा इसका क्या मतलब है। देखिए, पहला, इस तथ्य से पूर्व परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है, अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबरा गई हैं। मोहन का पक्ष लेके लिंग, हाँ एकदम सही बात है, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सही बात, जरा ध्यान दीजिए। अगर उन्होंने राधिका से क्वेश्चन पूछा, राधिका नहीं बता पाई, तो मोहन के पास क्यों गई? चलिए, वो मोहन के पास चली गई, अब मोहन भी बताने में समस्या हो रही है तो उसकी हेल्प क्यों कर रही हैं? उसकी हेल्प करने का मतलब ये है कि वो लड़कों का पक्ष ले रही है। ये काम वो राधिका से भी कर सकती थी, अगर राधिका को नहीं आ रहा है उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे सीधा मतलब ये है कि वो लैंगिक पक्ष ले रही हैं या कह लीजिए लड़कों का पक्ष ले रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यही है। ठीक है, मोनिका जी क्या कर रही हैं यहाँ पे, मोनिका जी यहाँ पे लैंगिक पूर्वाग्रह है उसका पालन कर रही हैं, यानी कि लैंगिक असमानता को दिखा रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हर टॉपिक क्वेश्चन आए हुए हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है। अच्छा, आकलन किसका ध्यान रखता है? शिक्षक विद्यार्थियों की क्षमताओं का ध्यान रखता है, आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, त्रुटियों का ध्यान रखता है, अधिगम शैलियों का। तो ध्यान दीजिएगा, आकलन हमेशा हमेशा ध्यान देगा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का, उनको क्या चाहिए। वो जैसे मैंने आपको परिभाषा में ही बताया था कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन या विद्यार्थियों की आवश्यकताएं क्या है यह जानना ही आकलन है। जैसे आगे जब आकलन करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन बच्चा किस क्षेत्र में कमज़ोर है, उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, तो आप उसी हिसाब से काम करेंगे और बच्चा चीज़ों को अच्छे से समझेगा और सीखेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पढ़ लीजिए, इसका ऑप्शन आगे है। देखिए, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार ने गोद लिया जाता है, दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? चलिए ऑप्शन समझते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको क्या बताया, कह रहा है कि दो बच्चे हैं, एक परिवार को एक बच्चे को धनी परिवार ले गया, एक को गरीब। तो एक वर्ष पश्चात उनके बुद्धि लब्धि में या उनके बुद्धि में क्या अंतर देखने को मिल सकता है? पहला, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, बिल्कुल नहीं। दूसरा, धनी आर्थिक सामाजिक परिवार के लड़के की अपेक्षा निर्धन वाला अधिक अंक प्राप्त करेगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, गरीब वाला भी कर सकता है। आपको राइट आंसर ऑप्शन ढूंढना है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, कोई बच्चा कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो, उनकी बुद्धि कैसी होगी, स्किल कैसी होगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो पढ़ाई लिखाई में मेहनती हैं अथवा नहीं है, उनको इन्वायरमेंट कैसा मिला। तो एक वर्ष पश्चात ये तो नहीं बताया गया कि कौन पढ़ने गया कौन नहीं गया, उनका जो बुद्धि लब्धि स्तर होगा वो समान होगा, वो या वो सामाजिक आर्थिक स्तर पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? देखिए, सूक्ष्म गतिक, अब देखिए यहाँ पे देखें, गतिक मैंने आपको बताया था कि गतिक कौशल मतलब जिसमें हमें कार्य करना पड़े या भागना दौड़ना पड़े। तो दौड़ना भी है, चढ़ना भी है, फुदकना भी है। इसमें सबसे स्लो कौन है? देखिए, फुदकना, चढ़ना, दौड़ना, इन सब में से सबसे स्लो है लिखना। तो लिखना एक गतिक कौशल या शारीरिक क्रिया है जो स्लो होती है। अगर कहता सबसे तेज कौन है तो दौड़ना हो जाता। मतलब ऐसी क्रिया आपको बतानी है जिसमें शरीर का काम बहुत कम होता है और स्लो स्लो होता है, तो कौन सा हुआ, लिखना हुआ, इन सब ऑप्शन के हिसाब से। क्वेश्चन क्या करें, बायगॉस्की सिद्धांत में निहितार्थ है। मैंने आपको बताया था ना कि बायगॉस्की जब भी आएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको सामाजिक शब्द ढूंढना है।
प्रत्येक विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, निगेटिव तो करना ही नहीं है, और प्रत्येक विद्यार्थी व्यक्तिगत कार्य देना नहीं है। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप सीखते हैं जिनकी बुद्धि लब्धांक कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सहयोगात्मक समाधान, देखिए यहाँ सामाजिक शब्द तो नहीं है, लेकिन सहयोगात्मक मतलब होता ही है मिल करके, और जहाँ पे मेल मिलाप आ जाए, सामाजिकता आ जाए, समूह कार्य आ जाए, वहीं पे समाज होता है। तो सहयोगात्मक समस्या समाधान के बारे में वाइगोत्स्की कहते हैं। वाइगोत्स्की का कहना ही है कि समाज से बच्चे सीख सकते। 14 नंबर, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। जो किशोर होते हैं वो किसका अनुभव करते हैं? दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के प्रति तृप्ति के भाव। तो जीवन के ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार मतलब जो किशोर बच्चे होते हैं या जो थोड़े 13 वर्ष की ज़्यादा वाले बच्चे होते हैं, दुश्चिंता मतलब ये होता है ना कि जैसे वो थोड़े से अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे हमारा मान सम्मान हो, हम अच्छा दिखें, स्वास्थ्य हमारा अच्छा हो, समाज में हमें सब माने, नहीं मानते तो अपने आप को मतलब अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए लगे रहते हैं वो, ठीक है। तो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, ये किशोर इसका अनुभव करते हैं। आगे ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे ध्यान समझिए। क्या कह रहा है? शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में समानता होता है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा शारीरिक रूप से बिल्कुल सक्षम है, तो उसमें ये कौन सा रोग हो सकता है? देखिए डिसथीमिया की बात करें तो इसमें तनाव होता है, तो तनाव मतलब शारीरिक रूप से उसको दिक्कत है। डिसलेक्सिया कहें तो पढ़ने में दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत है मतलब उसको कहीं ना कहीं दिमागी रूप से कमजोरी है। डिसकैलकुलिया कहें तो गणित में कमजोरी है, गणित मतलब उसका कहीं ना कहीं उसको ब्रेन में प्रॉब्लम है। डिसग्राफिया की बात करें तो इसमें बच्चा शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होता है, लेकिन उसकी लिखावट या राइटिंग थोड़ी सी डिफेक्ट हो जाती है। इस बात को समझिएगा, कोई कोई सामान्य बच्चे की राइटिंग बहुत बेहतरीन होती है और कोई कोई सामान्य बच्चे की राइटिंग बहुत गंदी होती है। तो सोचिए बच्चा सामान्य है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसका दिमाग भी सही है, हाथ पैर भी सही है, फिर भी उसको लिखने में दिक्कत हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा डिसग्राफिया। डिसग्राफिया मतलब जो अच्छा बच्चा है उसमें भी सामान्यतः डिसग्राफिया देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप कक्षा में 10 कॉपी देखेंगे तो 10 बच्चों की कॉपी या 10 बच्चों की राइटिंग अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये सामान्य बच्चे में ये देखने को मिलता है डिसग्राफिया। देखिए अगला है आंशिक पुनर्बलन क्या होता है? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता, निगेटिव तो आपको देखना ही नहीं है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता नहीं, पशुओं के लिए ज़्यादा चाहिए, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर आप किसी को ना लगातार प्रेरित करते रहेंगे, लगातार प्रेरित, तो वो धीरे धीरे ऊबने लगे। जैसे किसी को कह दीजिए ये काम करो करो करो, अच्छा है करो 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 करो, एक समय आएगा बच्चा ऊब जाएगा। लेकिन उसे थोड़ा सहायता देगी, जैसे मान लीजिए उसने कोई कार्य किया, कहीं हल्का फंसा हुआ है, आपने उसका हल्का हेल्प कर दिया तो वो तीव्र गति से काम करता है, या आप कह लीजिए होता नहीं है कि बूस्टर डोज का काम करेगा। तो जो आंशिक पुनर्बलन होता है वो सतत यानी कि लगातार सहायता देने की अपेक्षा बहुत ही कारगर सिद्ध होता है और बच्चा उस कार्य को अच्छे से सीख जाता है। तो किसी का अगर लगातार हेल्प करते रहेंगे तो उसका आदी हो जाएगा, उसको चाहिए कि हम हमारा रोज़ हेल्प करें, लेकिन अब थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे वो कर लेगा तो वो अच्छे से चीज़ों को समझ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे बढ़ावा देगा? यानी कि जो विद्यालय है वो अपने शिक्षकों में किसका बढ़ावा देगा? एक अनुशासित स्वभाव का, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति का, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति। तो देखिए यहाँ पे सशक्त अगर कोई विद्यालय है, देखिए यहाँ बच्चों की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ टीचर की बात कही है। तो ये जो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति है मतलब सभी टीचरों को ऐसा बनाने का प्रयास करेगा कि उनमें होड़ लगी रहे कि हम अपनी कक्षा को बेस्ट बनाएंगे, हम अपनी कक्षा को बेस्ट बनाएंगे, यानी कि हर एक टीचर में ऐसी प्रतिस्पर्धा हो कि हम अपनी कक्षा को बेस्ट बनाएंगे, और जो टीचर जितना अच्छा प्रयास करेगा उससे किसका विकास होगा? स्कूल का। तो हर एक अच्छा स्कूल चाहता है कि हमारे टीचर क्या हों, एक इंटेलेक्चुअल या कह लीजिए प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति के हों। इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा ध्यान देखिएगा, ऑप्शन कट सकता है। देखिए अगला लिखा है निम्नलिखित में से अंत विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, क्या लाभ है भाई? देखते हैं। पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, विद्यार्थियों द्वारा सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग एवं करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए। देखिए ये बिल्कुल सही हो सकता है, पॉजिटिव पॉइंट। अब आप कहेंगे पहला क्यों नहीं हो सकता? वहाँ तो लचीलापन है। ज़्यादा ध्यान दीजिए,
करा अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है यहाँ है, सबसे अच्छा लाभ क्या होगा, तो पाठ्य योजना बनाना कोई लाभ नहीं है। अगला, प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत आ गया तो गलत, निगेटिव वर्ड है। विद्यार्थियों में विषय क्षेत्र विशेष प्रकरणों के नापसंद, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि बच्चे जो भी सीखते हैं उसको बहु संदर्भों में, बहु संदर्भ मतलब अलग अलग क्षेत्रों में उसका प्रयोग कर सकते हैं और उसको अपने लाभ के लिए यूज़ कर सकते हैं या उनको अवसर देने का मौका मिलता है। तो सबसे बड़ा विषय यही है। ठीक है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। मतलब जो बच्चे समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता को ज़्यादा दिखाते हैं उनके पास क्या होता है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार, नैपुणता अभिविन्यास। देखिए इसमें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसको हम आपको समझा देते हैं, देखिए समझिएगा। ऐसे बच्चे, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ऐसे बच्चे जो अपनी क्षमताओं को बराबर दिखाते हैं या वो दिखाने चाहते हैं तो इसी को तो हम निष्पादन कहते हैं। निष्पादन उपागम अभिविन्यास, ऐसे बच्चों में ये ज़्यादा देखा जाता है। निष्पादन मतलब अपने ज्ञान को, अपने जो भी उनका नॉलेज है, जो शैक्षणिक दक्षता है उसको बराबर दिखाना चाहते हैं या टीचर सामने कहना चाहते हैं सर हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो निष्पादन उपागम अभिविन्यास से अधिकृत हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धीरे धीरे 20 नंबर, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। मतलब इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो गलत होगा। ठीक है, बाकी सब सही होंगे। मतलब शिक्षक इसके अलावा क्या क्या कर सकता है जो विद्यार्थियों के लिए मनोरंजन क्लास हो या मज़ेदार क्लास बन जाए। पहला, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर, बिल्कुल सही है। उनको इतना अवसर दो कि वो ऊब जाए, मतलब कि एकदम सीख जाए चीज़ों को। दूसरा, जब विद्यार्थी स्वयं कार्य करने की कोशिश करे तो उनसे परिपूर्णतापूर्वक अपेक्षा कर रखने की, नहीं उनसे अपेक्षा बिल्कुल ना रखिए। देखिए अपेक्षा मतलब ये होता है कि जब अगर शिक्षक विद्यार्थी काम कर रहा है तो आप ये कहें चलो कर लो तुम, अगर परिणाम नहीं है तो हमें बताएंगे हम, ऐसा कुछ नहीं करना, उसको करने दीजिए। मुक्त अंत वाले प्रश्न आप पूछ सकते हैं, मुक्त खेल के लिए समय भी दे सकते हैं आप। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर CAD है वो बिल्कुल राइट आंसर है, मज़ेदार बनाने के लिए। लेकिन हमसे सवाल पूछा है कि क्या छोड़ करके, मतलब मज़ेदार ऐसा क्या कर देंगे कक्षा मज़ेदार नहीं होगी। तो ये उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बच्चों की गलतियों को देखेंगे, उनकी अपेक्षा करेंगे या उनसे कुछ उम्मीद करेंगे तो बच्चे कार्य को गलत कर सकते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए कह रहा है कि भाषा के अर्थ में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई है रूपिम, स्वनिम, संगीत प्रयोग विज्ञान, वाक्य। तो ये होगा स्वनिम। स्वनिम मतलब देखिए क्या होता है ना कि एक न्यूनतम भाषा या किसी के द्वारा कही गई बात है जिसको हम कह सकते हैं स्वनों का स्वरूप या स्वरों का समूह कह सकते हैं। जैसे स्वनिम मतलब जो खुद से बोला जाए, पहला शब्द जो खुद से आए, ना कोई भाषा का ज्ञान हो, ना कोई व्याकरण का ज्ञान हो, ना कोई ग्रामर का ज्ञान हो। जब बच्चा खुद से ही बोलने लगता है कुछ आओ माओ, तो उसी को कहते हैं स्वनिम। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, स्वनिम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है। कल भी आया था बहुबुद्धि सिद्धांत, आज भी आया है। क्या है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जाता है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है भाई, बिल्कुल है। बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि है ही क्या है, एक बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व करने का एक समुच्चय है। मतलब बुद्धि का कोई और छोर नहीं है, वो न जाने कितने टुकड़ों में कह लीजिए या कितने संवर्गों में बटा हुआ है। प्रत्येक प्रकार की समस्या सॉल्व करने के लिए बुद्धि अग्रसित होती है या बुद्धि के पास वो रास्ता होता है, या विविध तरीकों से हम अनेक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, बुद्धि का कौन सा हिस्सा लगता है, यही तो गिलफोर्ड ने कहा था। गिलफोर्ड ने बताया था ना कि 180 कारक होते हैं, तो यही है बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। इसको ध्यान रखिए, कोई समस्या सॉल्व करने के लिए एक समुच्चय चलता है, मतलब 3-4 बुद्धि मिलकर करती हैं। आगे देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। मतलब इसमें कौन सा ऐसा है जो सीखने के लिए मोटिवेट ज़्यादा करता है। असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा नहीं, बहुत सरल कठिन लक्ष्यों की चयन करने की प्रवृत्ति नहीं, लक्ष्य प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लक्ष्य प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। व्यक्तिगत संतुष्टि मतलब ये कि अगर हमने कोई लक्ष्य प्राप्त किया, अगर हम सेटिस्फाई हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो हम और मेहनत करेंगे।
और अच्छे से उस चीज़ को समझेंगे या बनाएंगे। तो यही है, सबसे अधिक प्रभावित करेगा कौन सा, लक्ष्य को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। जो बुद्धि लब्धांक है वो किससे संबंधित होते हैं, देखिए सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। उच्च, मध्यम, कम से कम या पूर्ण। देखिए शैक्षणिक निष्पादन मतलब ये है, जो बच्चा अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, निष्पादन मतलब जो बच्चा खुद से अपनी चीज़ों को रखना चाहे, बोलना चाहे, और ऐसा वही बच्चा करेगा जो प्रतिभाशाली होगा या उच्च बुद्धि का होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, बात समझ में आई। बुद्धि लब्धांक समान रूप से जो शैक्षणिक निष्पादन होता है, निष्पादन मतलब खुद ही नियम कानून बनाना, खुद ही चीज़ों को प्रूफ करना, उसको तोड़ मरोड़ के बना बताना, तो ये वही बच्चा करेगा जो प्रतिभाशाली होगा या उच्च बुद्धि का होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखिए अगला है, एक 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी। देखिए ध्यान समझिएगा, एक सामान्य बच्चा है, ठीक है, अब वो 75 अंक प्राप्त कर लिया है बुद्धि लब्धि में, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी, इसको जरा हम समझते हैं। देखिए इसको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। देखिए इसको यार सॉल्व, चलिए इसे देखते हैं। देखिए अगर हमें बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला याद होगा अगर आपको, तो मैंने आपको बताया था कि अच्छा पर इसको सॉल्व करना है ना। देखिए देखिए बच्चे की जो आईक्यू है वो 75 अंक, यानी कि 75 अंक प्राप्त किया है ना, तो वो हुआ आईक्यू। अगर आपको याद होगा आईक्यू बराबर होता था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो वास्तविक इसकी कितनी है, 16, कितनी है 16, और गुना 100, हम यही करते थे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 16 इधर चला जाएगा और फिर 100 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 16 इधर 100 इधर हो जाएगा, यानी कि 75 गुना 16 कितना हो जाएगा, 75 गुना 16 बटे 100। यही सॉल्व करना है। देखिए 75 को काटेंगे तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, और 4 एकम 4, 4 चौके 16, और ये 4 और 3 चढ़ते हैं 12। कितना उत्तर आया, 12। तो हमें क्या देखना है, 12। आंसर में 12 है कि नहीं उसको हम देख लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा, एक सेकेंड, देखिए अभी हमने सॉल्व किया तो हमने ये देखा, जब हमने बुद्धि लब्धि 75 रखा और उसकी वास्तविक आयु 16 रखा, तो हमने ये पाया कि हमारा जो मानसिक आयु आया वो कितना आया, 12 आया। यानी कि जो 16 वर्ष का बच्चा है वो 12 वर्ष के बराबर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है या वो कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 26 नंबर। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूर होना चाहिए, मतलब किस समय का जरूर होना चाहिए। इसमें आपको 2 ऑप्शन भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा ध्यान दीजिएगा। सामग्री का चयन करते समय किसका, अन्य शिक्षकों का समावेशन होना चाहिए या विद्यार्थियों का समावेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों का समावेशन होना चाहिए। विद्यार्थियों का बहिष्करण नहीं करेंगे, अभिभावकों का समावेशन नहीं होगा, शिक्षकों का नहीं होगा, विद्यार्थियों का ही समावेशन होगा। तो यहाँ पे जो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ विद्यार्थी यहाँ समावेशन, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है के सिवाय। मतलब जो सफल समावेशन है इसमें से 3 ऑप्शन सही है, एक नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि किसकी किसकी आवश्यकता होती है, इसके अलावा या इसके सिवाय। तो सफल समावेशन में संवेदनशील होता है, अभावक होता है, क्षमता संबंध होता है, पृथक्करण इसकी आवश्यकता नहीं होती। इसको ध्यान रखिएगा, पृथक्करण आपको नहीं करना है समावेशन क्लास में। तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। समावेशन क्लास में कभी भी आपको पृथक्करण नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप उसमें विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। मतलब अगर आपको लिंग भेदभाव से बचना है तो हम क्या कर सकते हैं। पहला, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। दूसरा, पुरुष एवं महिला शिक्षकों की समान संख्या में भर्ती करना, ये कोई उपाय नहीं है। अगला है, विद्यालय में लिंग भेदभाव दूर करने के लिए नियम बनाना नहीं, कड़ाई से, ये सब तो बिल्कुल नहीं है। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा तो बिल्कुल तुलना करना ही नहीं है। तो पहला नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लैंगिक भेदभाव दूर करना चाहते हैं तो
लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों से का अधिसंज्ञान मतलब उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमें ये काम नहीं करना है, जिससे बच्चे बच्चियों में पक्षपात या कह लीजिए उनमें ये भावना पैदा हो कि लड़कियों को ज़्यादा मानते हैं, लड़कों को नहीं मानते, या लड़कों को खेलने का अवसर मिलता है हमको नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं करना है, इसका हमें संज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। पहला, यह हाथ द्वारा किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव नहीं, यह सार्वभौमिकता धारण की को सुनिश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। देखिए, ये निष्पादन वाला जो शब्द है, निष्पादन वाला शब्द एक तो दिखाते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, और उसके बाद में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, मतलब अलग अलग बच्चे अलग अलग चीज़ों को अपना वो करेंगे या अलग अलग स्तर से अपने शैक्षणिक क्षेत्रों का निष्पादन कर सकते हैं। तो सह शैक्षणिक मतलब जो साथ में पढ़ेंगे या साथ में सीखेंगे, उससे हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट होता है या व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट कर किया जा सकता है। जैसे अगर बहुत सारे बच्चे हैं, उनको हम साथ में पढ़ा रहे हैं, तो सभी की बुद्धि लब्धि अलग अलग होगी या सभी की क्षमता अलग अलग होगी। तो जब सभी की क्षमता अलग अलग होगी तो शिक्षण कार्य करते समय या शैक्षणिक कार्य करते समय हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे के सारे बच्चों के क्यूरियोसिटी शांत हो और सबके सब बच्चे संतुष्ट हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। लास्ट क्वेश्चन, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। मतलब अगर बच्चे रोज आएँ, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पहला, आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय में अनुमति न देने का कानून नहीं, ये तो करना ही नहीं है। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, ये भी नहीं करना है। हाँ, आवासीय विद्यालय खोलना, ठीक है। जब आवासीय विद्यालय खोल देंगे, आवासीय विद्यालय मतलब बच्चे वहीं रहें और वहीं पढ़ें, तो बच्चे आप नियमित आपके स्कूल में आएंगे और चीज़ों को समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखे रहिएगा। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने सीटेट 2012 नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हमने पेपर 1 को देखा और उसके प्रश्न पत्रों को बनाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सारे क्वेश्चन को आप समझिएगा, अभ्यास कीजिएगा और ये जानने का प्रयास कीजिएगा कि इसका आंसर यही क्यों हुआ और क्यों दूसरा नहीं हुआ। अगर ये समझ आप बना लेते हैं तो सीटेट आप आसानी से क्वेश्चन को पास कर सकते हैं, एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो चलिए, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।